आज का हमारा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। अब इस चैप्टर में हमें दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा। पहला है थोड़ा सा समथिंग अबाउट इंटीग्रेशन, दूसरा है अबाउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आप लोगों को याद होगा, इंटीग्रेशन में बताया नहीं हूँ, अभी बता दूंगा, ईजी है। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू हाउ टू इंटीग्रेट, आई मीन व्हेन टू इंटीग्रेट। हमें आपको बताना है सिंपल फंक्शंस रहेंगे तो उसको इंटीग्रेट कैसे करना है, कैसे अपर लिमिट लोअर लिमिट लेना है, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और इंटीग्रेशन इज ए चैप्टर इन मैथमेटिक्स इन क्लास 12, तब आप इंटीग्रेशन पढ़ोगे। डिफिकल्ट नहीं है, कैलकुलस का एक हिस्सा है, बहुत आसान हिस्सा है। क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, कुछ थंब रूल्स लेके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन वगैरह जानते हैं, dy/dx कैसे निकालते हैं आता है बस, और बहुत ज़्यादा अंदर नहीं गए। वैसे ही इंटीग्रेशन में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे, जितना हमारा फिजिक्स निपट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं देखने के लिए कि ये कैसा है। हाँ ठीक है, थोड़ा मेरा वीडियो टेढ़ा है, थोड़ा मैं इसको सीधा कर देता हूँ। यस, तो पहला चीज थोड़ा आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट इंटीग्रेशन, फिर उसके बाद चैप्टर में घुसेंगे। यस सर। इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग क्या है? जोड़ना। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना, अलग अलग करना। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। तो पहला हुआ कि ये कोई नोट्स नहीं है, आपको कुछ बेसिक्स बनाना है जिसको यूज करना है। इट इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हुआ। अगर हम कहेंगे y इज ए फंक्शन ऑफ x एंड dy/dx, द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x इज सपोज f'(x), जिसको चलो हम f'(x) लिखते हैं, और g ऑफ x कोई दूसरा एक फंक्शन। y f(x) हुआ तो उसका डेरिवेटिव निकालना आपको आता है। y अगर x² है तो dy/dx होता है 2x, तो दैट इज अनदर फंक्शन ऑफ x, जिसको मैं लिख रहा हूँ g ऑफ x। अगर ये बात है, देन ये जो f'(x) है और g ऑफ x है, उसका इंटीग्रेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? वी राइट इट लाइक दिस। इंटीग्रेशन क्या होगा? अगर f ऑफ x को डिफरेंशिएट करने से g ऑफ x निकलता है, g ऑफ x dx का इंटीग्रेशन होगा f ऑफ x, उल्टा इसका डिफरेंशिएशन अगर ये होता है, इसका इंटीग्रेशन होगा ये, प्लस एक कांस्टेंट c। इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। सर क्यों ऐसे होता है? अब क्यों पे मत जाओ यार तुम लोग, बस विश्वास रखो कि जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब क्यों पे जाएंगे तो पूरा इंटीग्रेशन का फंडा बताना पड़ेगा। दैट विल किल मच ऑफ माई वैल्यूएबल टाइम व्हिच विल नॉट बी मच यूजफुल फॉर मेनी ऑफ यू। इसीलिए अगर आपको इंटीग्रेशन पे बहुत ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर माई वीडियोज़ ऑन दी चैनल। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर काफ़ी वीडियोज़ पढ़ें, देयर यू कैन लर्न इफ यू वांट आई कैन शेयर आल्सो। यस सर। जैसे मैं आपको बताया ये चीज़, पहले ये चीज़ हजम हुआ कि नहीं चेक करते हैं। कैसे? सपोज हम कहेंगे, क्वेश्चन है, सपोज ऐसे दिया, हमें मालूम है कि अगर y इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x, तो dy/dx क्या होगा? आपको मालूम है, इट इज 4 इंटू 2 इंटू x टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 1 इंटू x टू द पावर 1 माइनस 1, इट इज 8x प्लस 5, क्योंकि x टू द पावर 0 होता है 1। क्या चीजें याद आ रहा है गुजरा जमाना जो हम लोग किए थे? अब तो आप कहोगे, अगर कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 5 dx, तो आप कहोगे अच्छा इसको डिफरेंशिएट करने से ये बनता है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा 4x² प्लस 5x प्लस c। सर ये c कहां से आया? देखो भाई, अगर यहाँ पर
इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ। सपोज यहाँ पर एक 10 में जोड़ देता हूँ, अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10 का डिफरेंशिएशन 0 है, तो कुछ रहेगा तब भी 0 होगा, कुछ नहीं रहेगा तब भी 0 होगा। इसलिए हो सकता है कि कुछ होगा। कीपिंग दैट इन माइंड हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक c को बैठा देते हैं। क्या बात समझ में आया? अब देखो तो इसको डिफरेंशिएट करो तो c तो कांस्टेंट, c मतलब एक कांस्टेंट, c मतलब एक कांस्टेंट, इसको हम ऐसे लिखेंगे, c हो गया, c क्या है, c इज ए कांस्टेंट प्लस ए कांस्टेंट। क्या ये बात समझ में आया? मैं दूसरा एग्जांपल लूंगा आपके लिए। We know that y is equal to sin x implies dy by dx is cos x. Find 4 cos x dx इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 cos x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होगा? 4 cos x dx, 4 बीइंग ए कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, इसको आप बाहर रखो, आप कहोगे दिस इज इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, बात ही की है। अब अगर sin x का डेरिवेटिव है cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? कोई बताएगा? cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x प्लस ए कांस्टेंट। क्या बात समझ में आया? हाँ, तो इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप कहोगे इट इज 4 sin x प्लस ए कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, नाउ y इज इक्वल टू k x और y इज इक्वल टू x टू द पावर n, dy by dx क्या होगा? n x टू द पावर n माइनस 1, ये सबको मालूम है। अच्छा, तो फिर x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे और n x टू द पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या देगा? इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा x टू द पावर n प्लस ए कांस्टेंट। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? yes. अब देखो ये चीज याद रहा, लेट हम ऐसे मान लेते हैं n कोई एक नंबर है, चलो n का वैल्यू है m प्लस 1, सपोज n का वैल्यू है m प्लस 1, एक सिंपल सा वैल्यू ले ली, बस यही चीज चाहिए मुझे आगे फिजिक्स में, बाकी तो मैं बता रहा था। m प्लस 1 n इज m प्लस 1, एक नंबर है, मान लो कि n का वैल्यू है 20, तो आप लिख सकते हैं 19 प्लस 1। n का वैल्यू अगर m प्लस 1 हुआ तो n माइनस 1 का वैल्यू क्या हुआ? m, और n का वैल्यू क्या हो गया? m प्लस n। तो ठीक है, जो चीजें हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये चीजों को, ये स्टेटमेंट को मैं दोबारा लिखना चाहता हूँ। कैसे लिखूंगा? n की जगह लिखूंगा क्या? 1, n की जगह लिखूंगा इट इज m प्लस 1 इंटीग्रेशन x टू द पावर n माइनस 1 की जगह लिखूंगा m dx, क्या हो जाएगा? x टू द पावर n मतलब x टू द पावर m प्लस 1, क्योंकि n को मैं ऐसे दिया हूं। ठीक है, तो इससे क्या पता चला? x टू द पावर m dx का इंटीग्रेशन इज x टू द पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1। समझ में आया? दिस इज लाइक दिस। तो मुझे आपका ये जो आगे की चीज जो हम पढ़ने वाले हैं, इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ये हर जगह आपको काम में लगेगा। बस ध्यान रहे कि यहाँ पर एक कांस्टेंट था तो हम कांस्टेंट रखेंगे प्लस एक कांस्टेंट सी, एक कांस्टेंट को यहाँ पर हमने रख दिया। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर आप यही चीज समझ गए तो मेरा 90% काम निपट जाएगा वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। तो आप समझ गए हो, प्रूफ करने के लिए लेट अस मेक यूज ऑफ दिस फॉर्मूला एंड डू दिस क्वेश्चन। तो क्या याद रखना है हमें? याद ये रखना है x टू द पावर m dx का इंटीग्रेशन इज x टू द पावर m प्लस 1 बाय m प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट। ये आपको याद रखना है।
अगर मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब dx, तो आप क्या कहोगे? इट इज x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस a कांस्टेंट हुआ ना। अगर मैं आपको पूछूंगा व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 5x टू द पावर 4, तो आप क्या कहोगे? 5 तो 5 है, बाहर रह गया, x टू द पावर 4 का होगा x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा x टू द पावर 5 प्लस कांस्टेंट। अब आपके लिए काम है और आप बताओगे मुझे व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx। क्या आप मुझे इंटीग्रेशन करके इसका वैल्यू बता सकते हो? इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, है ना? 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब का इंटीग्रेशन। चलिए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ दिस। 3x स्क्वायर का 3 तो 3 है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 4x क्यूब, तो इट इज 4 इंटू x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट को छोड़ना मत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज कमिंग आउट टू बी लाइक दिस। सिंप्लीफाई करो तो नीचे 3 ऊपर 3 खा गए, मिला x क्यूब, नीचे 4 ऊपर 4 खा गए, मिला x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट, तो इसका इंटीग्रेशन होगा x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट। मैं आपको एकदम ऊपर से एकदम सरफेस लेवल में थोड़ा सा बताया कि काम निपट जाए, कुछ भी वाई हाउ सी क्यों आता है थोड़ा सा बता दिया। बाकी ये सारा चीज इंटीग्रेशन का लिटरल मीनिंग क्या है, व्हेन इट इज टू बी यूज्ड, हाउ इट इज टू बी डन, हाउ दिस फंक्शन इज टू बी डेवलप्ड, ये कैसे निकलेगा, कुछ नहीं बताया हूँ, वो बताएंगे फुर्सत आने पर। आप मेरा इंटीग्रेशन वाला वीडियो देख सकते हो फॉर ऑल डिटेल्स। मैं तो बस इतना बताया, कहीं अगर मेरे को एक छोटा सा इंटीग्रेशन करने के लिए आ गया तो मैं कैसे कर लूँगा, निपट लूँगा। इज दैट क्लियर? तो हमें ये चीजें समझ में आया। इसको क्या कहते हैं? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, जिसमें एक सी रहता है, ठीक है। अब आता है बात डेफिनाइट इंटीग्रेशन का। इसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन है, समझाते हैं मैं आपको। सपोज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स dy बाई डी एक्स कुछ निकालोगे, जिसको आप g ऑफ x कहोगे। तो g ऑफ x का जो इंटीग्रेशन है, अगर इसका लिमिट्स दिया गया है a एंड b, तो अगर डिफरेंशिएशन g ऑफ x हुआ तो उसका इंटीग्रेशन होगा f ऑफ x। सो इट विल बी f ऑफ x a टू b। इनको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, जिसको कहते हैं अपर लिमिट। फिर वैल्यू कैसे निकालते हैं? x के जगह b डालो, f ऑफ b अपर लिमिट माइनस f ऑफ a, ये हो गया लोअर लिमिट। ये स्टेटमेंट को याद रखो। अब इसमें और कांस्टेंट की कोई गुंजाइश नहीं रहा। इफ y is equal to f of x, dy by dx is g of x, then g of x का इंटीग्रेशन a to b क्या होगा? f of x a to b, f of b माइनस f of a। समझ में आया? नहीं सर, बहुत बढ़िया से तो समझ में नहीं आया, ठीक है, थोड़ा मैं और समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पेज एंड सी व्हाट आई मीन टू से थ्रू दिस। इसमें a को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ x। b क्या है? कहते हैं अपर लिमिट, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। और यहां पर क्या लिखे? पहले अपर लिमिट का वैल्यू माइनस लोअर लिमिट का वैल्यू। आप लोग लिखो इसको, एक एग्जाम्पल करो, फिर आपको समझ में आएगा। जस्ट नोट इट डाउन।
आप लोग कंप्लीट कर दिए? हो गया? खत्म हो गया? चलिए इसका एक यूज करते हैं। सपोज देखो ध्यान से, अब जो मैं करने जा रहा हूं वही मुझे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में चाहिए। सपोज दिया है 4x² प्लस 5x dx का इंटीग्रेशन निकालना है और लिमिट दिया है। क्या दिया है? से इट इज 1 to 2। पूछा है बताओ इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, वैल्यू क्या है? तो पहले तो इंटीग्रेट करेंगे। 1 हो गया लोअर लिमिट, 2 हो गया अपर लिमिट। ठीक है, इंटीग्रेट करो। 4x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 4x to the power 2 plus 1 by 2 plus 1 plus 5 into x to the power 1 plus 1 by 1 plus 1। ये हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें कांस्टेंट नहीं लिखना है। अब इसमें लिमिट डालना है। क्या लिमिट है? 1 to 2। देखो मैं इधर लिखा, नीचे 1 ऊपर 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 4/3 x³ प्लस 5/2 x², 0 1 to 2। पहले अपर लिमिट डालेंगे कि लोअर लिमिट डालेंगे? पहले अपर लिमिट। तो क्या लिखेंगे? 4/3 अपर लिमिट डालेंगे। अपर लिमिट दिया है 2 इंटू 2 का क्यूब, x के जगह 2 डालना है, प्लस 5/2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे। लोअर लिमिट 1 है, 4/3 इंटू 1 का क्यूब, x के जगह 1, प्लस 5/2 इंटू 1 का स्क्वायर। ये होगी आंसर। अब आपको सिंप्लीफाई करना आता है। इट इज 2 क्यूब इज 8 इंटू 4 इज 32/3 इज 32/3 प्लस ये हो गया 10 माइनस ये हो गया 4/3 प्लस 5/2। जो आया वो है आंसर। इसका इंटीग्रेशन वैल्यू हुआ दिस मच। ऐसे लिख के छोड़ दो, आंसर मत निकालो। आंसर निकालने के लिए मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फाइंड, क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, 4x³ dx लिमिटेड फ्रॉम 0 to 1। क्या आप बता सकते हो इसका वैल्यू क्या होगा? मैं आपको कुछ समय देता हूं करने के लिए, आप कोशिश करो। 4x³ dx का इंटीग्रेशन 0 to 1। देख लो, मुझे यही टाइप की क्वेश्चन चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं चाहिए आपकी बोर्ड लेवल की चीज़ों को निपटने के लिए। तो क्या हो गया देखो, तो 4 तो 4 रहेगा, x³ का हो जाएगा x to the power 3 plus 1 by 3 plus 1। नहीं, अब इंटीग्रेशन हो चुका है और dx नहीं लिखेंगे, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब क्या लिखेंगे? लिमिट 0 to 1, नीचे 4 ऊपर 4 खा जाएगा, क्या बचेगा? x to the power 4 0 to 1। पहले अपर लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे तो बनेगा 1 to the power 4 माइनस अपर x के जगह 0 डालेंगे तो 0 to the power 4। 1 to the power 4 होता है 1, 0 to the power होता है 0। आंसर हुआ 1। यस सर। क्या सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है। तो ऐसा दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, पक्का है? डू दिस क्वेश्चन। ऐसे 2-3 क्वेश्चन पहले करो। फाइंड 6x प्लस 8 dx लिमिटेड फ्रॉम 1 to 2। आंसर मुझे चाहिए। 6x प्लस 8 का इंटीग्रेशन 1 to 2 क्या होगा? ठीक है, चलिए वैल्यू लिखें एक एक करके। आपको मालूम होगा कि 6x का तो इंटीग्रेशन करना हमें आता है सर, 8 का कैसे करेंगे? आप चाहे तो क्या इन चीजों को ऐसे नहीं लिख सकते हो? 6x प्लस ये 6x to the power 1 प्लस जो 8 लिखा है, क्या इसको हम 8x to the power 0 नहीं लिख सकते?
हाँ लिख सकते हैं। Yes, sir. तो फिर हम तो इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, कितना सिंपल हो गया। नहीं, इंटीग्रेशन करो, क्या आ रहा है देखो, तो ये आ रहा है 1 2 2, हाँ इंटीग्रेशन करना है तो कितने साइन देना है, इज इक्वल टू 6x टू द पावर 1, मतलब 6x टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 8x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, इंटीग्रेशन हो गया। 6 by 2 is 3x square, x to the power 1 is 8x, बढ़िया है। लिमिट क्या है 1 to 2, पहले अपर लिमिट डालेंगे, x के जगह 2 डालेंगे तो हो गया 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, मतलब x के जगह 1 डालेंगे, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1, so it is coming out to be 4 into 3 is 12 plus 16 is 28 minus 3 plus 8 is 11 and 28 minus 11 is 17, so the integration of this is 17। क्या आप लोग ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे? पक्का? ठीक है, अब मुझे हर कोई का आंसर चाहिए, आई विल वेट फॉर योर आंसर, मैं क्वेश्चन दूंगा वो कर लोगे तो ये इंटीग्रेशन वाला चीज यहीं पे हम लोग चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक दिया है। y और y इज इक्वल टू 2x plus 7, find dy by dx, find y dx integration from 1 to 3, ये दो चीज आपको निकालना है एंड आई विल वेट फॉर योर आंसर। पहला में क्या निकालना है, dy by dx डिफरेंशिएशन था, दूसरे में क्या इंटीग्रेशन है y dx का, ठीक है? चलिए आप कोशिश करिए निकालने के लिए, क्या हो रहा है निकालिए। dy by dx तो हर कोई निकाल सकता है, निकाल सकता है ना? हाँ, dy by dx कितना आया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7, जिसको आप 7x टू द पावर 0 लिख सकते हो, और हमें मालूम है कि y अगर x टू द पावर n होता है तो dy by dx क्या होता है, मालूम था भूल गए, nx टू द पावर n माइनस 1, और y dx का इंटीग्रेशन क्या होता था, इट वाज x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, है कि नहीं? ये सारा फॉर्मूला हमें मालूम है, मतलब मालूम था, भूल गए बात अलग है, हमें मालूम था, है कि नहीं? सर ने बताया था ऐसा कुछ, अभी तो खाली वो, हाँ। अब बताओ डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy by dx क्या हो जाएगा भाई, 2 इंटू 1x टू द पावर 1 माइनस 1 प्लस ये 7 का कांस्टेंट डेरिवेटिव है 0, सो इज इट नॉट कमिंग टू, यस ये सबको मालूम है, हो गया था। अब y dx का इंटीग्रेशन निकालना है 1 to 3, नाउ y dx का इंटीग्रेशन 1 to 3 क्या हो जाएगा, y क्या था 2x प्लस 7, आप इसको लिख सकते हो 2x प्लस 7 dx का इंटीग्रेशन, जिसको आप चाहो तो 2x प्लस 7x टू द पावर 0 dx का एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो 1 की जगह में लिख दिया x टू द पावर 0। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2x टू द पावर 1 था तो 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 7x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, लिमिटेड फ्रॉम 1 to 3, 2 को खा गया मिला x स्क्वायर प्लस ये 1 तो ये 7x, लिमिटेड फ्रॉम 1 to 3,
क्या डालेंगे पहले, अपर लिमिट की लोअर लिमिट? अपर लिमिट, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1, so 9 plus 21 is 30 minus 7 plus 8 is 22। क्या बातें समझ में आया? ये चीज हमारी जरूरत में आने वाला है। थोड़ा सा एप्लीकेशन देखते हैं, छोटा सा एक एप्लीकेशन याद रहे। जो हम लोग देखे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो dy बाई y इज इक्वल टू ए फंक्शन ऑफ x, dy बाई dx इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव, dy इज इक्वल टू एफ डैश एक्स dx का वैल्यू dy हो गया ये। अगर dy से हमें फिर से y निकालना है तो हमें सारे छोटे छोटे dy को जोड़ना है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट एक्स dx। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करने से ये मिलता है, इसको इंटीग्रेट करने से ये मिलता है, मतलब हुआ अगर y ये है तो dy क्या है, एफ डॉट एक्स dx, एफ डैश एक्स dx, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा अगेन y, dy का इंटीग्रेशन, छोटे छोटे dy को जोड़ो तो y हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल बताता हूं आपको, एग्जांपल बताता हूं, ये चीजों को याद रखना। dy का इंटीग्रेशन होता है y दैट इज एफ डैश एक्स dx। सपोज मैं आपको कोई एक चीज का, मान लो कि यहां पर कोई एक रेक्टेंगल है, ये कोई एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया पता करना है। आई वांट टू नो द एरिया ऑफ दिस। ये रेक्टेंगल में ये लेंथ दिया हुआ है सपोज b और ये लेंथ दिया हुआ है a। ये लेंथ कितना दिया है, ये लेंथ दिया है a, ठीक है। और आपको पता ये करना है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। पहले सर सबको आता है, निकालना क्या है, a इंटू बी है। हाँ ठीक है, आपको जो मालूम है वो सही है, यूजिंग इंटीग्रेशन। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल यूजिंग इंटीग्रेशन। थोड़ा सा एप्लीकेशन काम में लगेगा तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी होने लगेगा। फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मैं क्या करता हूं, मैं देख रहा हूं कि अगर इस रेक्टेंगल में मैं कहीं एक थीन स्ट्रिप लेता हूं, मान लो इतना मोटा सा एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं, कितना थिकनेस का, dx थिकनेस का, छोटा सा थिकनेस का, यहां से कुछ x डिस्टेंस पे ऐसा एक छोटा सा स्ट्रिप लेता हूं। तो ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप का ये हाइट हो जाएगा a और विड्थ हो जाएगा dx। और मैं क्या करता हूं कि ऐसा कोई एक थिन स्ट्रिप का मैं क्या करता हूं, एरिया निकाल लेता हूं। ऐसे सारे छोटे छोटे थिन स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ दूंगा तो यू विल गेट द टोटल एरिया। समझो चीजों को, सारे थिन स्ट्रिप के छोटे छोटे एरिया को निकाल के जोड़ दूंगा तो टोटल एरिया मिलेगा। ओके, लेट मी थिंक ऑफ ए केस वेयर मुझे पूरा एरिया निकालना है। लेट अस कंसीडर ए थीन स्ट्रिप। कोई नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, कोई नहीं पूछेगा ये सब। मैं आपको इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा तो आप सहन नहीं कर पाओगे, मुझे मालूम है। थोड़ा सा जितना आपको चाहिए उतना दे रहा हूँ। लेट अस कंसीडर ए थिन स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx at a distance x from one end. Now dA means छोटा सा एरिया, dx क्या था, छोटा सा लेंथ, dA क्या हो गया,
एरिया ऑफ स्ट्रिप, ये छोटा सा एरिया का स्ट्रिप कितना होगा भाई, थिकनेस है dx, हाइट है a, तो इट इज adx, है कि नहीं, ये सबको मालूम है। नाउ टोटल एरिया इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सच thin strip areas। सारे ऐसे थिन स्ट्रिप के एरिया को निकाल के जोड़ देंगे तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा। क्या बातें समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ये बहुत ही थिन है, ऐसे कितने तो एरिया मिलेगा छोटे छोटे? इफ इट इज वेरी स्मॉल देन यू विल गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स। और आपको मालूम है कि समेशन ऑफ infinite number of continuous quantities is called integration। इनफाइनाइट नंबर छोटे छोटे क्वांटिटी को डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ना, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो आपका टोटल एरिया इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल सच स्मॉल एरियाज। समेशन को हम लिमिट यूनिट कैसे सिंबल देंगे? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब समेशन। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है, डिस्क्रीट है, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं dA1 प्लस dA2 प्लस dA3, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो हम टोटल एरिया निकालना चाहते हैं जो कि कंटिन्यूअस है। ये एरिया, उसके बगल वाला एरिया, ये सारे एरिया को जोड़ना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं। कंटिन्यूअसली रहेगा, एक दूसरे के साथ कंटिन्यूअस फंक्शन में रहेंगे। स्मॉल एरिया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंटिन्यूअस क्वांटिटीज। पूरा एरिया कितना होगा? ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को जोड़ दो। छोटा एरिया कितना था? ADX। चलिए ADX को जोड़ते हैं। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ADX। हाँ सर, ये भी समझ में आया। अब लिमिट लिखना है। ये क्या था? लोअर लिमिट, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ x। ये क्या था? अपर लिमिट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एक अब आगे हम क्या कर रहे हैं? x डिस्टेंस में dx थिकनेस का एक स्ट्रिप लिए, ऐसा सारा स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। सारा स्ट्रिप का मतलब ये स्ट्रिप प्लस ये स्ट्रिप प्लस ये स्ट्रिप, ऐसे सारे स्ट्रिप का एरिया निकाल के जोड़ देंगे तो हमें टोटल एरिया मिलेगा। अलग अलग स्ट्रिप के लिए x का वैल्यू अलग अलग होगा। ये स्ट्रिप के लिए x था, ये स्ट्रिप के लिए x होगा, ये स्ट्रिप के लिए x होगा। ये क्या लिखा था? एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड, मतलब हर एक स्ट्रिप का एक एंड से डिस्टेंस अलग अलग है। रिगेटिंग? तो सबसे नजदीक में जो स्ट्रिप रहेगा उसके लिए x का वैल्यू क्या रहेगा? 0। इट इज एट 0 डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड। सबसे दूर में जो स्ट्रिप रहेगा वो यहां से कितने दूर पे रहेगा? ये लेंथ दिया है b, x हो जाएगा b। मतलब सारे स्ट्रिप को अगर हम देखेंगे, इसका मिनिमम वैल्यू होगा 0, मैक्सिमम वैल्यू होगा b। क्या ये बात समझ में आ रहा है? x का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू b होगा। मतलब x का लोअर लिमिट होगा 0, अपर लिमिट होगा b। समझ में आया? मिनिमम वैल्यू ऑफ x टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हो 0 टू b, a की जगह लिख सकते हो x टू द पावर 0, a की जगह लिख सकते हो x टू द पावर 0 dx। इंटीग्रेट करो तो a x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 इंटीग्रेट हो गया a टू b, सॉरी 0 टू b, इट इज 0 टू b। अब a x हो गया x, अपर लिमिट डालेंगे तो होगा b, माइनस 0 डालेंगे तो होगा 0। क्या हो गया? a इंटू b। सो द एरिया इज AB, जो आपको पहले से मालूम था। हाँ सर, जो चीज़ मालूम था उसको निकालने में हम लोग इतना मेहनत क्यों करेंगे? अरे ये सिंपल केस था बोल के मालूम था। कोई टेढ़ा मेढ़ा केस होता तो आपको निकालने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है कि नहीं? ये बात है। तो एरिया इज कमिंग आउट टू बी AB।
चलिए और एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं। ए पार्टिकल is moving along x-axis with speed v is equal to say 4t plus 6 meter per second. Find distance moved in interval of with speed, with velocity लिखते हैं, x एक्सिस में जा रहा है velocity. Find displacement in the interval t is equal to 1 to t is equal to 3. देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस में जा रहा है, उसका वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी तो बदल रहा है, 4t plus 6 है ना। बोल रहा है कि t इक्वल टू 3 सेकेंड से t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 3 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू डू दिस क्वेश्चन इन टू डिफरेंट वेज। कोई पार्टिकल जा रहा है 4t plus 1 में, ठीक है। फर्स्ट मेथड जिसके लिए कैलकुलस की मतलब इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होने से हो जाएगा, यूजिंग डिफरेंशिएशन ओनली, नो इंटीग्रेशन। यूजिंग डिफरेंशिएशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, अच्छा दिया है कि v इज इक्वल टू 4t plus 6 मीटर पर सेकेंड। क्या हम यहां से इसका इनिशियल वेलोसिटी पता कर सकते हैं? इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0, मतलब t इक्वल टू 0 डालो तो 6 मीटर पर सेकेंड, 4 इंटू 0 प्लस 6, 4 इंटू 0 प्लस 6 इज 6 मीटर पर सेकेंड। क्या ये चीज समझ में आया? यस, ये चीज समझ में आया, बढ़िया। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द एक्सीलरेशन? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी dv by dt, है कि नहीं? हाँ, अब v अगर 40 प्लस 6 है, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 4 इंटू 1 t टू द पावर 1 माइनस 1, ये t टू पावर 1 है, 1 माइनस 1, और ये 6 है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन 0, सो इट इज कमिंग आउट टू बी t टू द पावर 1 माइनस 1, ये t टू द पावर 0, t टू पावर 0 इज 1, बच गया क्या? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अब हमें क्या निकालना था? t इज इक्वल टू 1 सेकंड से t इज इक्वल टू 3 सेकंड में कितना दूर जाएगा। ठीक, तो हमें पता चल गया कि इनिशियल वेलोसिटी आ गया है कितना? इट इज कमिंग आउट टू बी 6 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी इज 6 मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए निकालते हैं x1 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। क्या फॉर्मूला लगाएंगे? ut प्लस हाफ at स्क्वायर वाला, है नहीं? ut मतलब 6 इंटू 1 प्लस हाफ 4 इंटू 1 का स्क्वायर, 6 इंटू 1 प्लस हाफ 4 इंटू 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो इट इज 6, ये हो गया 2, इट इज 8 मीटर्स। x3 डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकेंड्स, तो हम कहेंगे u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u इंटू टी मतलब 6 इंटू 3, टी की जगह 3 प्लस हाफ 4 इंटू 3 का स्क्वायर,
कितना हो गया ये 18 और ये हो गया 18, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 36 मीटर्स। 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा 36 मीटर, 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट होगा 8 मीटर। सो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 सेकेंड में गया था 36 मीटर, 1 सेकेंड में गया था 8 मीटर, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितना दूर गया था, कैसे निकालेंगे, 36 माइनस 8, 28 मीटर। क्या बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया और हम लोग आंसर निकाल दिए, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ा। You somehow used differentiation to find out the acceleration, but suppose हम इंटीग्रेशन करके करना चाहते हैं, टीचर बोला नहीं तुमको इंटीग्रेशन से ही करना है और किसी दूसरा तरीका अलाउड नहीं। अब क्या करेंगे, लेट अस गो फॉर द सेकंड मेथड। समझ में आया? सेकंड मेथड, पहला मेथड सबको समझ में आया। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड यूजिंग इंटीग्रेशन। क्या दिया है, पार्टिकल का वेलोसिटी दिया हुआ है, कितना दिया है वेलोसिटी, 4t + 6 दिया है, 4t + 6। अगर हम ये x होता है डिस्प्लेसमेंट, तो हम कह सकते हैं v इज dx/dt which is 4t + 6 dx। क्या है dx, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन dt सेकेंड्स, है ना। कितना हो जाएगा, dt को इधर मल्टीप्लाई करो, 4t + 6 dt। क्या बात समझ में आया? ये बात हमें चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t = 1 टू t = 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सारा छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन। ये समय के अंदर इतने सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, सबको जोड़ दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 4t + 6 dt का इंटीग्रेशन। लेकिन लिमिट डालना है, कौन से समय के अंदर, t = 1 से t = 3। यहाँ पर dt लिखा है, मतलब हियर इट विल बी लोअर लिमिट ऑफ t, ये अपर लिमिट ऑफ t। लोअर लिमिट ऑफ t मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ t कितना है, 1, और ये टाइम 3। समझ में आया क्या? अब यही चीज को मैं अगर अगले पेज में लेता हूं और इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं, तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग चीजें मिलने वाले हैं। यहां तक हम लोग देख चुके हैं, चलिए इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये 1 2 3 था, रहने दो, ये 1 2 3 था, 4t का इंटीग्रेशन, 4t to the power 1 + 1 by 1 + 1, और ये जो 6 था, इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 6t to the power 0। यस सर, क्यों नहीं लिख सकते? तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा, 6t to the power 0 + 1 by 0 + 1। हाँ, ये भी समझ में आया। लिमिट क्या है, 1 से 3, ये 2, ये 4 हो गया, 2t² प्लस ये तो 1 है, ये 6 है, सो 6t लिमिटेड फ्रॉम 1 to 3। पहले डालेंगे अपर लिमिट, t के जगह 3, तो क्या हो गया, 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 6 × 3 माइनस लोअर लिमिट 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1, कितना हो गया ये, 9 × 2 18 प्लस 18 36 माइनस 2 + 6 is 8, हो गया 28 मीटर। यस, पहला मेथड में कितना आया था, अरे उस मेथड में भी तो 28 मीटर ही आया था। यूजिंग डिफरेंशिएशन और यूजिंग इंटीग्रेशन यू आर एबल टू डू दी थिंग्स। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? आप बोलोगे सर पहला मेथड तो इजी था, हो जाता था, फिर दूसरा मेथड क्यों सीखे? पहला मेथड इसलिए इजी था क्योंकि जो हमें वेलोसिटी दिया गया था, वो वेलोसिटी कैसा दिया गया था, 4t + 6। तो जब हम एक्सीलरेशन निकाले वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन बन गया।
कांस्टेंट एक्सीलरेशन बन गया तो आप यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला मोशन इक्वेशन लगा दिए, ac इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। लेकिन सोचो अगर ये v का वैल्यू 4t के जगह 4t स्क्वायर प्लस 6t देता, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करते एक्सीलरेशन में भी कुछ t वाला टर्म रह जाता, मतलब समय बदलेगा तो एक्सीलरेशन बदलेगा, मतलब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन नहीं है, तो ac इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर नहीं लगा सकते थे, पहला वाला मेथड फेल हो जाता। लेकिन उस केस में भी हमारा दूसरा वाला मेथड काम में लगता, ये वाला, क्योंकि इंटीग्रेशन करना तो बनता है। क्या बात समझ में आया? पहला वाला मेथड हम लोग इसलिए कर लिए क्योंकि वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन बन रहा था। क्या मैं आप लोगों को कोई एक दूसरा क्वेश्चन दे सकता हूं करने के लिए? हाँ बोलो सर। आज इतना ही पढ़ते हैं सर। हाँ सर। पहले ठीक है, मैं तैयार हूँ, मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि हम लोग एक साथ होकर। लेकिन छोटा सा चीज, ये क्वेश्चन तुम लोग करके मुझे आंसर भेजो। ए पार्टिकल moves along straight line with v is equal to 6t square plus 4t meter per second. Find distance or displacement in the interval. Find displacement in the interval. कौन सा इंटरवल? t लाइन बिटवीन 0 to 2, मतलब लोअर लिमिट 0 लेना है t से 2 के बीच में, लोअर लिमिट 0 लेना है, अपर लिमिट 2 लेना है, 0 से 2 के बीच में आपको निकालना है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे? पहले बताओ क्या ये फास्ट मेथड से बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, देखो तो इसका एक्सीलरेशन क्या है? एक्सीलरेशन हो गया, डेरिवेटिव करो, dv/dt क्या है? इट इज कमिंग 12t प्लस 4। अरे ये तो समय के साथ बदल रहा है, इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, ac इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर नहीं चलेंगे, तो फिर सेकंड मेथड से ही करना है। और मुझे चाहिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर चैनल में कमेंट में पक्का, ठीक है? फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।